असलियत। माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? जरूर बाबूजी की डायरी लेकर बैठी होगी। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। छुट्टी का दिन था, माँ के साथ बैठता, पर नहीं, सो गया। साल भर हो गया बाबूजी को गए हुए, और माँ ना जाने उस डायरी को कितनी बार पढ़ चुकी है, फिर भी उसे सिरे से लगाए रखती है। मानो उसमें बाबूजी के होने का एहसास मिलता है। अरे माँ, आप बाहर से आ रही हैं, और ये क्या, आप तो ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गई हैं। इस चिलचिलाती रूह वाली दोपहरी में बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? आइए, आप यहाँ बैठिए, शिवम अपनी माँ रत्ना जी से कहता है। रत्ना जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने एक पॉलिथीन शिवम को देते हुए कहा, बेटा, बहू से कह दो मैं नींबू ले आई हूँ। मेरे लाल, मुझे पानी पिला दे, वरना ऐसा ना हो कि तेरी माँ के प्राण निकल जाए। कहते कहते रत्ना जी की सांस उखड़ने लगी। शिवम भाग कर गया और एक गिलास पानी लेकर माँ को पिलाया। तब जाकर उन्हें सांस में सांस आई। शिवम बोला, क्या जरूरत थी इतनी धूप में नींबू और पुदीना लाने की? और क्या आपको पुष्पा ने कहा था ये नींबू और पुदीना लाने के लिए? रुकिए, मैं अभी पूछता हूँ। इतना कहकर शिवम जोर जोर से चिल्लाया, पुष्पा कहाँ हो, बाहर आओ। शिवम बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी तेज आवाज सुनकर पुष्पा अपने कमरे से भागी आई। रत्ना जी की हालत देखकर वो समझ गई और बोली, अरे मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि जब शिवम जागेंगे तो नींबू ले आएंगे, और आप मेरी एक बात नहीं सुनती हैं। अरे बिना नींबू पानी के भी एक दिन रहा जा सकता है। हाँ शिवम, बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? शिवम बोला, क्या तुमने ये नींबू और पुदीना नहीं मंगवाया? क्या माँ अपनी मर्जी से इस वक्त बाजार गई थी? तभी दूसरे कमरे से पुष्पा की माँ अंजना देवी निकली और बोली, अरे दामाद बाबू, घर में एक चींटी भी बीमार पड़ जाए तो उसकी दोषी मेरी बेटी क्यों होती है? आपकी माँ को भी शौक था नींबू पानी पीने का। हमने तो मना भी किया था, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी और चली गई। इतना कहकर दोनों माँ बेटी इशारों में बात करने लगी। शिवम ने बड़े प्यार से रत्ना जी को समझाया, माँ, नींबू पानी पीने की इतनी क्या जरूरत थी? अगर आपको तलब थी तो शाम तक रुक जाती, मैं ले आता। आप भी ना, माँ बच्चों की तरह जिद करती हैं। रत्ना जी आश्चर्य से बहू और समधन जी की तरफ देखने लगी और धीमी धीमी आवाज में बेटे को समझाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। शिवम माँ को सांत्वना देते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं समझ गया, आपकी कोई गलती नहीं। बस पुष्पा, माँ के लिए नींबू पानी बना देना और सबके लिए खाना भी लगा दो, फिर माँ थोड़ा आराम करेगी। इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। पुष्पा रत्ना जी से बोली, क्या मम्मी जी, एक काम आपसे बोली, वो भी आपसे नहीं हुआ। एक तो आधे घंटे में आप 4 नींबू और ये सूखे पुदीने के पत्ते लेकर आई हैं, ऊपर से अपने बेटे के सामने ये जताने लगी कि मैं आपको परेशान करती हूँ। रत्ना जी कांपते हुए स्वर में बोली, पर बहू, तुमने ही तो नींबू और पुदीने के पत्ते मंगवाए थे, फिर शिवम के सामने तुमने झूठ क्यों कहा? अंजना देवी बोली, समधन जी, बोल तो आप ऐसी रही हैं जैसे नींबू पानी बनेगा तो आप नहीं पिएंगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती है, और आप हो कि इतना भी नहीं कर सकती। छी छी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहां चली गई। ये एक दिन की बात नहीं थी। जब जब अंजना जी बेटी के घर आती, रत्ना जी का जीना दुर्लभ हो जाता था। 13 दिन बाद अंजना जी के पति की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो वापस अपने घर चली गई। रत्ना जी ने चैन की सांस ली कि कम से कम परेशान करने वाला कोई एक ही होगा। वक्त बीता। जो बहू पति के सामने उसकी माँ की इज्जत करते नहीं थकती थी, पति के जाते ही उस माँ की इज्जत उतारने में संकोच भी नहीं करती थी। एक दिन पुष्पा की कामवाली मालती बोली, भाभी, मेरे भतीजे का मुंडन है, हो सकता है कुछ रोज मैं नहीं आऊंगी। पुष्पा बोली, ये क्या कह रही हो? घर के काम कौन करेगा? क्या झाड़ू पोछा और बर्तन मैं करूंगी? मेरे नाखून नहीं खराब हो जाएंगे? अरे तुम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते और मुंडन और त्योहार मनाती हो, दिमाग तो सही जगह पर है। मालती बोली, भाभी, अगर हम त्योहार मनाते हैं तो कौन सा पैसे आपसे मांगते हैं? अरे मेहनत करते हैं तभी तो खाते हैं और त्योहार मनाते हैं। और क्या अमीर लोग ही अपने बच्चों का जन्मदिन और मुंडन कर सकते हैं? हम गरीब लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो कोई और कामवाली रख लेना, फालतू की बातें मुझे मत सुनाना, मैं तो कल से नहीं आऊंगी। इतना कहकर मालती बचे हुए काम करने लगी और पुष्पा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रत्ना जी ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और एक गिलास ठंडा पानी मालती को देते हुए बोली, मालती, बहुत थक गई होगी, इसे पी ले बेटा। मालती बोली, अम्मा जी, एक आप ही हैं इस घर में जो गरीब को भी इंसान समझती हैं। आपको देखकर मैं आती हूँ, वरना इस घर में काम करने का बिल्कुल जी नहीं करता। रत्ना जी बोली, बेटा, तुमसे एक विनती करूंगी, जितनी जल्दी हो सके अपने भतीजे का मुंडन निपटा कर आ जाना, वरना जानती हो घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। बहू अपनी सास का सोचती नहीं है। तुम अगर मुझे अपनी माँ समान समझती हो तो जल्दी आने की कोशिश करना। इतना कहकर रत्ना जी अपने आंसुओं को पोंछने लगी। मालती उन्हें देखकर सोची, हे ईश्वर, क्यों ऐसी जिंदगी देते हो जहाँ पैसे कमाने वाले बच्चे तो होते हैं
पर माँ की कद्र करने वाली बहू नहीं होती। जिसके पास सास नहीं होती है वो सास के लिए रोती है, और जिसके घर में सास है वो उनकी इज्जत नहीं करती। अगले दिन सुबह रत्ना जी अपने वक्त पर जग गई। स्नान ध्यान करके भगवान को अगरबत्ती दिखाकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। बेटा सुबह जगा और बोला, माँ तुम इतनी जल्दी जग गई, एक तुम हो और एक तुम्हारी बहू है। चलो ठीक है, मैं सैर करके आता हूँ। शिवम के निकलते ही पुष्पा आई और बोली, मम्मी जी आप यहाँ बैठी है, आपको पता है ना मालती नहीं आएगी। फटाफट इनके नाश्ते की तैयारी कीजिए, तब तक मैं गोलू को जगाती हूँ। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे खाकर आपके शरीर पर भी चर्बी चढ़ गई है तो वो भी सही हो जाएगी। बेचारी रत्ना जी खाने की तैयारी की। करीब 1-1.5 घंटे बाद पुष्पा जल्दी जल्दी रसोई में आई और एकाएक बोली, मम्मी जी बचा हुआ काम मैं कर लूंगी, जाइए आप थोड़ी देर पंखे में बैठिए। रत्ना जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर बहू उन्हें आराम करने को कैसे बोल रही है। जैसे ही वो रसोई से निकली उन्होंने देखा शिवम बाहर से आ रहा था। वो सब समझ गई कि इसी कारण बहू ने उन्हें रसोई से बाहर भेज दिया। पत्नी को रसोई में काम करते देख शिवम बोला, क्या बात है, आज तो तुम रसोई में लगी हो। पुष्पा बोली, 4 दिन तक मालती नहीं आएगी, मेरी तो हालत खराब हो रही है। नाश्ता तैयार कर दी हूँ, आप फटाफट तैयार हो जाइए। और हाँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, ऑफिस जाते समय गोलू को स्कूल छोड़ते जाइएगा। 2 दिन तक छुपन छुपाई वाला खेल चलता रहा, पर सच्चाई कब तक छुपी रहेगी, एक ना एक दिन तो वो बाहर आ ही जाती है। पुष्पा ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर चाय नाश्ते को बुला लिया। रत्ना जी से बोली, मम्मी जी पनीर के पकौड़े, चाय और थोड़ा हलवा बना दीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा ताकि रात में भी ये आकर खा लेंगी। रत्ना जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी। 2 दिन बाद जब मालती आ जाए तब तुम अपनी सहेलियों को बुला लेना। पुष्पा ने कहा, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं सबको न्योता दे चुकी हूँ, और आपको पता है उनमें से एक आपके बेटे के बॉस की पत्नी है। अगर वो नाराज हो गई तो आपके बेटे को नौकरी से निकलवा देगी। ये बात सुनकर ही रत्ना जी चौकन्ना हो गई और बोली, ठीक है बहू मैं कर दूंगी, पर पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पुष्पा निर्दयता से बोली, अरे कुछ नहीं होगा आपको, आप काम कीजिए। इतना कहकर वो चली गई। इधर इन सब की खबर पुष्पा ने अपनी माँ को हंसते हुए दी और उन्हें भी आने का न्योता दे दिया। अन्ना जी बोली, सही किया, करने दे उस बुढ़िया को काम, और देखना अगर वो इसी तरह काम करती रही तो मैं तो कहती हूँ मालती को काम से निकाल देना। रत्ना जी काम कर ही रही थी और बार बार पानी पी रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पुष्पा की सभी सहेलियां आ गई। पुष्पा ने अंदर से ही आवाज लगाई, बन गया है तो बाहर ले आओ। बेचारी रत्ना जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगाई तो पुष्पा की एक नई सहेली बोली, अरे पुष्पा क्यों इतनी बूढ़ी काम वाली को रखी हो, कोई जवान रख लो जो फुर्ती से काम कर सके। ये बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। रत्ना जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी। पुष्पा बोली, अरे आजकल अच्छी काम वाली मिलती कहाँ है, और ये कैसी बातें कर रही हो, ये कोई काम वाली नहीं मेरी सास है। दूसरी हंसकर बोली, तो फिर सास ही बदल लो। इतना कहकर वो सब हंसने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर शिवम खड़ा था। अचानक रत्ना जी हिचकिचाते हुए बोली, बहू वो शिवम वो। पुष्पा बोली, मम्मी जी अपने बेटे का नाम लेकर मुझे डराओ मत, वैसे भी उनके आने का भी समय नहीं हुआ है, जब तक वो आएंगे तब तक तो ये सब चली जाएंगी और ये सारे तामझाम मैं समेट दूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी शिवम की आवाज आई, पर पुष्पा मुझे तो सब पता चल गया, मैं तो सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अचानक पुष्पा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर शिवम लाल आंख किए खड़ा था। वो बोली, शिवम आप अचानक से कैसे आ गए, आपने आने की खबर भी नहीं दी। शिवम बोला, वो तो अच्छा हुआ मैं अचानक आ गया, वरना तुम्हारा असली रूप कैसे देखता। सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी, यही सोचकर मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली कि तुम अकेली घर पर माँ को कैसे संभालोगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी पीछे से अंजना जी जो कि उसी शहर में रहती थी वो बोलते हुए अंदर आई, अरे क्या क्या बनाया है तुम्हारी सास ने, और किटी पार्टी खत्म तो नहीं हो गई। पुष्पा ने माँ को आंखें दिखाकर शिवम की तरफ इशारा किया। शिवम बोला, आइए आइए, आपकी ही कमी थी, मेरे घर संसार में आग लगाने में आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पुष्पा शिवम से बोली, आप सबके सामने मेरी माँ से किस तरह से बात कर रहे हैं। शिवम ने जोर का थप्पड़ पुष्पा को लगाया और बोला, तुम सबके सामने मेरी माँ को नौकरानी साबित कर सकती हो और मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर शिवम ने हाथ जोड़कर सभी औरतों से कहा, आप सबसे विनती है आप अपने अपने घर जाइए और अपने घर को संभालिए। सभी औरतें मुंह बनाकर वहां से चली गई। रत्ना जी शिवम का हाथ पकड़कर बोली, बेटा पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। शिवम रोते हुए अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और बोला, माँ मैं जानता हूँ आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, पर इस औरत ने मुझे ये करने पर मजबूर किया, मुझे माफ कर दीजिए। अंजना जी बोली, बस समधन जी
पहले बेटे को भड़काती हो और फिर उसे रोकती हो। शिवम अपनी सास की तरफ लपका और बोला, आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ की उम्र की हैं। अरे अपना घर तो संभाल नहीं सकी, मेरे घर को भी आप बर्बाद कर रही हैं। आप अगर इतनी ही अच्छी होती तो आपका बेटा बहू आपको छोड़कर दूसरे घर में नहीं रहता। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और आप हैं कि बस उसे उजाड़ने में लगी रहती हैं। अब मैं समझा, मेरी माँ को उस दिन नींबू के लिए भरी दोपहरी में आप दोनों माँ बेटी ने ही भेजा था। माँ मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन आपकी बातों को समझ ना सका। पुष्पा बोली, तो क्या सिर्फ बैठकर खाएंगी? 2-4 दिन काम कर लेने से आपकी माँ मर नहीं जाएगी। शिवम से रहा नहीं गया और उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया और बोला, जो औरत दूसरे की माँ की दर्द समझ नहीं सकती है, वो अपनी माँ का दर्द भी एक दिन नहीं समझेगी। शिवम अपनी सास से बोला, याद रखिएगा, आपकी ये बेटी इतनी स्वार्थी है कि कल को जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपकी भी सेवा नहीं करेगी। जो अपनी सास से खाना बनवा सकती है, क्या वो अपनी माँ से नहीं बनवाएगी? मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप मेरे घर से जाइए और अगर बेटी के बिना मन ना लगे तो इसे भी ले जाइए, मैं अपनी माँ के साथ रह लूंगा। इतना कहकर शिवम अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया। अंजना जी को ना चाहते हुए भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 2 दिन बाद मालती आ गई। उसने घर का सारा काम संभाल लिया और शिवम को पुरानी सारी बातें भी बता दी। अब शिवम हर समय अपनी माँ के लिए चौकन्ना रहता था। वक्त बीता। एक दिन अंजना जी बाथरूम में गिर गई और उनका पैर टूट गया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा तो अंजना जी ने बेटी को फोन किया कि मैं तो बाथरूम में नहीं जा पाती हूँ और तुम्हारे पापा से कुछ भी नहीं हो पाता। बेटा कुछ रोज के लिए तुम मेरे पास ही चली आओ। पुष्पा ने कहा, मम्मी मैंने आज तक अपने बच्चे की सुसु पोटी तक साफ नहीं की, वो मेरी सास करती थी, फिर मैं आपकी कैसे कर सकती हूँ? बेहतर होगा अपनी बहू को बुला लो या किसी काम वाली को रख लो। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं ये सब करूँगी। अंजना जी बोली, हे भगवान, सही कहा था दामाद जी ने, तुम बहुत स्वार्थी हो। अरे अभी तक मैं हूँ जो उनकी माँ के खिलाफ तुम्हारा साथ देती रहती थी। जो दूसरे की माँ का दर्द ना समझे उसे अपनी माँ का दर्द कैसे समझ में आएगा? याद रखो, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। जैसा मैं भुगत रही हूँ देख लेना, कल को तुम्हारी भी बहू आएगी और तुम्हारे साथ भी यही करेगी। इतना कहकर गुस्से में अंजना जी ने फोन रख दिया। शिवम ने सारी बातें सुन ली और बोला, जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और याद रखो, अब तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें सहारा नहीं देगी। शांति से घर में जीना चाहती हो तो अपनी सास का सम्मान करो और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दो ताकि ये सब तुम्हारे साथ ना हो सके। वो दिन था और आज का दिन था। पुष्पा ने हिम्मत नहीं की कि रत्ना जी से कभी ऊंची आवाज में बात कर सके। तो आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय अपने में जरूर दें और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।